नमस्कार। आइए आज हम कॉमन सभा के स्पीकर का अध्ययन करें। कॉमन सभा के अध्यक्ष को स्पीकर कहा जाता है। स्पीकर का अर्थ होता है वह जो बोलता है। यह नाम क्यों पड़ा, इसके पीछे का ब्रिटेन में एक इतिहास है। ब्रिटेन में जब संसद अपनी शक्ति को बढ़ाने का प्रयास कर रही थी, ब्रिटेन में जब जनता के प्रतिनिधि राजा से बात करके अपने शक्तियों को बढ़ाने का प्रयास कर रहे थे, उस समय वे बार बार ब्रिटेन के राजा से मिलना चाहते थे। किंतु सामान्य व्यक्तियों के लिए राजा से मिलना बहुत कठिन, एक दुर्लभ कार्य था और प्रायः सामान्य जनता के सामान्य प्रतिनिधियों को राजा से मिलने की अनुमति नहीं थी। किंतु जनता के बढ़ते हुए मांग के दबाव के कारण एक व्यक्ति को इस कार्य के लिए नियत कर दिया गया कि वह व्यक्ति जनता के प्रतिनिधियों की जो मांग है, जनता के प्रतिनिधि जो कुछ भी कहना चाहते हैं, वो वही व्यक्ति उसके लिए उत्तरदायी होगा और वह व्यक्ति जनता की बात को राजा तक पहुंचाने का कार्य करेगा। इस प्रकार प्राचीन काल में जनता की इच्छाओं से राजा को अवगत करवाने वाला जो अधिकारी था, जो व्यक्ति था, वो स्पीकर कहलाया। प्राचीन काल में कॉमन सभा केवल अपनी मांग और अपनी याचिकाएं राजा के सामने प्रस्तुत करने वाली एक संस्था भर थी। उसका कार्य कानून निर्माण नहीं था। राजा तब वास्तविक शक्तियों का अधिकारी था और संसद के रूप में लॉर्ड सभा अत्यंत विशाल शक्तियों का प्रयोग करती थी। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे राजतंत्र का लोकतंत्रीकरण होता गया, वैसे वैसे कॉमन सभा की या जनता के प्रतिनिधियों की जो शक्ति है उसमें वृद्धि होती चली गई। एक समय ऐसा था जब स्पीकर राजा के द्वारा ही चुना जाता था, चयनित किया जाता था और वह राजा का बहुत विश्वासपात्र व्यक्ति होता था। किंतु धीरे धीरे जैसे जैसे लोक सदन का लोकतंत्रीकरण होता गया, वैसे वैसे कॉमन सभा का जो अध्यक्ष है वो राजा का प्रतिनिधि होने की बजाय सदन का प्रतिनिधि होने लग गया। इसके बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि स्टुअर्ट काल में जब चार्ल्स प्रथम एक बार किन्हीं 5 अपराधी प्रतिनिधियों को ढूंढने के लिए जब सदन में आया और उसने तत्कालीन कॉमन सभा के अध्यक्ष को पूछा कि आप इन बताइए कि ये 5 व्यक्ति कहाँ हैं, तब स्पीकर ने राजा के सामने गिड़गिड़ाते हुए कहा कि मैं इस सदन की गरिमा के खिलाफ कुछ भी नहीं बोल सकता। मैं इस सदन के खिलाफ न देख सकता हूँ, न अपना मुंह खोल सकता हूँ। मेरा दायित्व है कि मैं इस सदन के अधिकारों की रक्षा करूँ। यह एक स्पष्ट संकेत था कि स्पीकर राजा के प्रतिनिधि के बजाय अब सदन के प्रतिनिधि के रूप में अपने आप को मानने लग गया था। 18वीं शताब्दी के अंत और 19वीं शताब्दी के मध्य तक स्पीकर पूरी तरह से लोक सदन के प्रतिनिधि के रूप में स्थापित हो चुका था। यदि स्पीकर के पद की अगर चयन और इसके निर्वाचन की यदि बात करें तो यह स्थिति है कि लोकसभा या कॉमन सभा प्रत्येक महानिर्वाचन के पश्चात अपने सदस्यों में से ही एक सदस्य को अध्यक्ष पद के रूप में नामांकित करती है। और इस संबंध में ब्रिटेन में 2 अत्यंत महत्वपूर्ण अभिसमय प्रचलित हैं। पहला अभिसमय यह है कि लोकसभा अपने में से जिस व्यक्ति को स्पीकर चुनती है, वह व्यक्ति एक निर्दलीय स्वरूप ग्रहण कर लेता है। इसका अर्थ ये है
कि ब्रिटेन के सत्तापक्ष का नेता अर्थात प्रधानमंत्री और विरोधी दल का नेता, ये दोनों मिलकर के सर्वसम्मति से एक ऐसे सदस्य के नाम पर अपनी सहमति जताते हैं जिसे सत्तापक्ष और विरोधी पक्ष दोनों ही अध्यक्ष बनाने के लिए तैयार हैं। इस प्रकार जब सहमति बन जाती है तब औपचारिक रूप से सदन का ही कोई सामान्य सदस्य उसके नाम की घोषणा सदन की पहली बैठक में करता है और अन्य कोई सदस्य उसका अनुमोदन कर देता है। इस प्रकार यह एक अभिसमय है कि ब्रिटेन का जो स्पीकर है वह सर्वसम्मति से निर्विरोध चुना जाता है। दूसरा अभिसमय ये है कि एक बार जब उसे अध्यक्ष चुन लिया जाता है, अध्यक्ष बना दिया जाता है, उसके बाद वह व्यक्ति अपने दल की सदस्यता से हमेशा के लिए त्यागपत्र दे देता है और अपना निर्दलीय चरित्र ग्रहण कर लेता है। इस संबंध में वहाँ पर एक कथन प्रचलित है, एक बार अध्यक्ष बार बार अध्यक्ष, जिसे अंग्रेजी में कहते हैं वंस अ स्पीकर इज ऑलवेज अ स्पीकर। अर्थात जो व्यक्ति एक बार अध्यक्ष बन गया है वह आने वाली कई लोकसभाओं में तब तक अध्यक्ष बनता रहेगा जब तक कि उसमें कार्य करने की क्षमता और शक्ति विद्यमान है। जब तक वह स्वयं अपने पद से त्यागपत्र नहीं देता तब तक वह प्रायः हर बार लोकसभा के अपने निर्वाचन क्षेत्र से वो खड़ा होता है और उसके विरोध में कोई भी अन्य उम्मीदवार खड़ा नहीं होता है। वह बार बार निर्विरोध चुन लिया जाता है और हर लोकसभा में वही व्यक्ति लोकसभा की अध्यक्षता करता है। इस प्रकार लोकसभा का अध्यक्ष 3, 4, 5, 6 टर्म तक भी 6 बार भी यानी कि 25 साल, 30 साल, 35 साल तक भी कोई व्यक्ति अध्यक्ष बनता रहता है। यह एक बहुत ही स्वस्थ परंपरा है जिसने लोकसभा के अध्यक्ष के पद को बहुत अधिक गरिमामय बना दिया है। यदि इसके वेतन की बात करें तो इसका वेतन संचित निधि में से दिया जाता है और 1,45,000 पाउंड के लगभग इसको वार्षिक वेतन मिलता है। अध्यक्ष के जो स्पीकर का जो चरित्र है वो पूरी तरह से निर्दलीय होता है और इसलिए वह सदन के भीतर और सदन के बाहर कहीं भी राजनीतिक और दलीय चर्चाओं में भाग नहीं लेता है। वह न किसी दलीय आधार पर भाषण लिखता है और न ही लेख ही लिखता है और इस प्रकार से वह दलों से ऊपर का एक अधिकारी बन जाता है। यदि उसकी वरीयता क्रम को यदि देखा जाए तो लॉर्ड चांसलर के बाद प्रिवी परिषद का अध्यक्ष लॉर्ड प्रेसिडेंट और उसके बाद में कॉमन सभा के अध्यक्ष स्पीकर की स्थिति आती है। अर्थात वरीयता के क्रम में वह चौथे नंबर पर होता है। अब यदि स्पीकर की अधिकार और शक्तियों की चर्चा करें तो सबसे महत्वपूर्ण है कि वह अनेक स्थानों पर लोक सदन का प्रतिनिधित्व करता है। जब वह सदन से बाहर होता है तब पूरे देश के सामने वह सदन के प्रतिनिधि के रूप में ही जाना जाता है। लॉर्ड सभा के सामने यदि कॉमन सभा को उपस्थित होना है तब भी वह कॉमन सभा के प्रतिनिधि के रूप में लॉर्ड सभा से मिलता है और इसी प्रकार यदि सदन से राजा मिलना चाहता है तब भी सदन के प्रतिनिधि के रूप में कॉमन सभा का स्पीकर ही राजा के सम्मुख उपस्थित होता है। इस प्रकार विदेशों में भी यदि विभिन्न निम्न सदन के अधिकारियों की यदि बैठक होती है तो उन बैठकों में भी कॉमन सभा का अध्यक्ष ही कॉमन सभा का प्रतिनिधित्व करता है। इसलिए देश में, विदेश में और अन्य संस्थाओं के सामने कॉमन सभा का प्रतिनिधित्व स्पीकर करता है।
उसका सर्वाधिक महत्वपूर्ण कार्य है कॉमन सभा की बैठकों की अध्यक्षता करना और सदन में व्यवस्था बनाए रखना। कॉमन सभा का अध्यक्ष कार्यवाही में बैठकों की अध्यक्षता करता है और जब कभी वह अनुपस्थित होता है तो कॉमन सभा का उपाध्यक्ष उसके स्थान पर बैठकों की अध्यक्षता करता है। वह सदन में कार्यवाही के दौरान व्यवस्था बनाए रखता है, अनुशासन बनाए रखता है और अनुशासन भंग करने वाले सदस्यों के खिलाफ किसी भी प्रकार का उचित कार्यवाही कर सकता है। यदि अनुशासन भंग करने वाला कोई सदस्य यदि उसकी बात को मानने से इनकार करता है तो वह सार्जेंट की सहायता से उसे बलपूर्वक भी सदन से बाहर निकाल सकता है। उसका महत्वपूर्ण अधिकार है सदन के नियमों की व्याख्या। सदन को चलाने के लिए, सुचारू रूप से चलाने के लिए सदन के बहुत सारे नियम होते हैं जिनकी व्याख्या वह विभिन्न सत्रों में करता रहता है। और जब सदन का प्रथम बैठक जब प्रारंभ होती है लोकसभा निर्वाचन के बाद और जब बहुत सारे नए सदस्य चुन करके आते हैं तब उन नए सदस्यों को कॉमन सभा की कार्यवाही से अवगत करवाना और कॉमन सभा की नियमावली से अवगत करवाना, उसकी व्याख्या करना, यह स्पीकर का ही दायित्व है। आज्ञा और संबोधन। विभिन्न सदस्य स्पीकर को संबोधन करके ही अपनी वाणी प्रारंभ करते हैं, अपना उद्बोधन प्रारंभ करते हैं। वह प्रत्येक सदस्य को बोलने की आज्ञा प्रदान करता है और वही यह निश्चित करता है कि किसके बाद कौन बोलेगा। बोलने के क्रम को सुनिश्चित करने का कार्य अध्यक्ष का है। अध्यक्ष ही विभिन्न सदस्यों को सदन के सदस्य के रूप में मान्यता प्रदान करता है और सदस्यता का प्रमाण पत्र उसी के हस्ताक्षर से दिया जाता है। उसका एक महत्वपूर्ण कार्य विभिन्न जो विधेयक हैं जो सदन में मतदान के लिए प्रस्तुत किए जाते हैं उन पे चर्चा करवाता है और उन विधेयकों पर चर्चा करवाने के पश्चात उन पर मतदान करवाता है। और मतदान में जिस भी दल को जितने भी मत मिले हैं उनके परिणामों की भी वह घोषणा करता है और उसके द्वारा की गई गणना और घोषणा ही मान्य होता है। मतदान में यदि किसी भी पक्ष को स्पष्ट वोट नहीं मिलते हैं या दोनों ही पक्षों को यदि बराबर मत मिलते हैं, ऐसी स्थिति में अध्यक्ष को निर्णायक मत देने का अधिकार है। निर्णायक मत देने का अवसर बहुत कम मिलता है, किंतु फिर भी जब भी अध्यक्ष को निर्णायक मत देना पड़ता है उस समय वह पूर्व की परिपाटियों और अभिसमयों के अनुसार पूर्व में सुनिश्चित किए गए कुछ सिद्धांतों के अनुसार अपने निर्णायक मत का प्रयोग करता है। अध्यक्ष इस बात का ध्यान रखता है कि निर्णायक मत देते समय उसके मत के कारण स्थिति में विशेष फर्क नहीं आना चाहिए, वरन वह इस प्रकार निर्णायक मत देता है कि आगे फिर से एक बार और विचार विमर्श का रास्ता खुल जाए, या उसका निर्णायक मत यदि तीसरे वाचन के पश्चात होता है, अंतिम विधेयक के अंतिम वाचन के पश्चात यदि उसका निर्णायक मत होता है तो वह इस प्रकार मत देता है कि उसका मत बहुसंख्या के प्रतिनिधित्व के पक्ष में चला जाए, क्योंकि अंत में कानून को बहुमत से ही पारित होना चाहिए। इस तरह से उसके द्वारा दिया गया निर्णायक मत सत्ता पक्ष के या विरोधी पक्ष के अनुचित पक्ष में नहीं होकर के वरन वह निश्चित सिद्धांतों के अनुसार ही अपना निर्णायक मत प्रदान करता है। अध्यक्ष ही समापन प्रस्तावों को भी स्वीकृत या अस्वीकृत करता है। ऐसा होता है कि जब सदन की कार्यवाही चलती है उस समय सदन में बहुत सारे विधेयक पारित होने के लिए जल्दी जल्दी रखे जाते हैं और उनमें पर्याप्त वाद विवाद की गुंजाइश नहीं होती, उन्हें इतना समय नहीं दिया जा सकता कि उन पर लंबा लंबा विचार विमर्श किया जा सके। ऐसे में
प्रधानमंत्री और मंत्रिमंडल की यह इच्छा रहती है कि सदन के वाद विवाद में कटौती कर दी जाए और अनेक प्रकार के समापन प्रस्तावों के माध्यम से वे जल्दी जल्दी विभिन्न विधेयकों पर मतदान करवाना चाहते हैं। यह सदन के अध्यक्ष या स्पीकर का ही विशेष अधिकार है कि वह उनके द्वारा प्रस्तुत समापन प्रस्तावों को स्वीकृत करे या अस्वीकृत करे। अध्यक्ष चाहे तो स्वयं भी अपने विशेष निर्णय से किन्हीं समापन प्रस्तावों को ला सकता है और वाद विवाद में कटौती करके उसे मतदान के लिए प्रस्तुत कर सकता है। अध्यक्ष का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्य है, वो है वित्त विधेयकों को प्रमाणीकृत करना। अर्थात कोई विधेयक वित्त विधेयक है या नहीं है, यदि यह प्रश्न उत्पन्न हो जाए तो इसको प्रमाणित करने का कार्य केवल और केवल कॉमन सभा के अध्यक्ष का है और उसके प्रमाणीकरण को प्रत्येक पक्ष को, यहाँ तक कि लॉर्ड सभा के अध्यक्ष को भी मानना आवश्यक है। समिति संबंधी शक्तियां भी बहुत विशाल है। यद्यपि समितियों में कौन सदस्य होंगे और कितने सदस्य होंगे, ये सब पूर्व निर्धारित अभिसमयों के अनुसार और प्रधानमंत्री और उसके मंत्रिमंडल के महत्वपूर्ण अधिकार इसमें नियत हैं, किंतु फिर भी चयन समिति के आधार पर अध्यक्ष यह ध्यान रखता है कि विरोधी दल के सदस्यों का भी विभिन्न समितियों में उचित प्रतिनिधित्व हो, अल्पसंख्यकों का भी उसमें उचित प्रतिनिधित्व हो। अध्यक्ष ही सदन के विशेष अधिकारों का संरक्षक है। सदन की सदस्यता के कारण सदस्यों के अनेक विशेषाधिकार होते हैं। यदि मंत्रिमंडल के सदस्य अपने स्थिति के कारण अन्य सदस्यों के यदि अधिकारों का उल्लंघन करते हैं या अन्य कोई बाहरी व्यक्ति यदि सदन के सदस्यों के अधिकारों का उल्लंघन करते हैं तो वे तत्संबंधी शिकायत अध्यक्ष को कर सकते हैं। अध्यक्ष के पास पूर्ण अधिकार है कि वो सदस्यों के विशेष अधिकारों की रक्षा करे, सदस्यों के बोलने के अधिकारों की रक्षा करे, सदस्यों को उचित समय प्रश्न पूछने के लिए प्रदान करें। यदि उस सदस्यों के द्वारा पूछे गए प्रश्नों का उत्तर यदि मंत्री ठीक प्रकार से नहीं देते हैं तो वो उन्हें बाध्य कर सकता है कि इन प्रश्नों का सही सही उत्तर प्रदान किया जाए। कॉमन सभा का अध्यक्ष एक सचिवालय का भी प्रमुख अधिकारी या उसके अधीन एक सचिवालय भी कार्य करता है। इस सचिवालय का कार्य है कॉमन सभा से संबंधित विभिन्न कार्यवाहियों की लिखित जानकारी और रिकॉर्ड रखना और उसकी कार्यवाहियों को मुद्रित करवाना और प्रकाशित करवाना। सचिवालय में अनेक अधिकारी उसकी सहायता के लिए होते हैं, अनेक क्लर्क होते हैं। सचिवालय का अपना एक पुस्तकालय होता है जिसमें पुस्तकालय अध्यक्ष होता है। सदन में गरिमा और व्यवस्था बनाए रखने के लिए सार्जेंट होते हैं। तो ये बहुत सारे जो सदन की कार्यवाही को संचालित करने के लिए सुचारू रूप से ये लोग जो का होते हैं, इन सब का जो प्रमुख होता है वह स्पीकर ही होता है और इस प्रकार वह अपने अधीन सचिवालय और कॉमन सभा के प्रशासन को देखने का कार्य भी करता है। इसके अतिरिक्त वह सीमा आयोगों का भी चेयरमैन होता है। सीमा आयोग ब्रिटेन में 4 हैं जो कि उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम क्षेत्र के 4 सीमा आयोगों का यह अध्यक्ष होता है और सीमा आयोगों का कार्य है विभिन्न निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना। जनसंख्या के अनुपात में समय समय पर निर्वाचन क्षेत्रों का पुनर्गठन करना होता है और इस पुनर्गठन के कार्य को अंतिम रूप से कॉमन सभा के अध्यक्ष के द्वारा ही देखा जाता है। इसलिए वह सीमा आयोगों के अध्यक्ष के रूप में भी कार्य करता है। किसी सीट पर यदि किसी सदस्य
कि यदि मृत्यु हो गई है या उसने अन्य किसी कारण से अपना त्यागपत्र दे दिया है और उसके कारण यदि किसी स्थान से पद रिक्त हो गया है तो वहाँ पर उपचुनाव करवाना यह कार्य भी स्पीकर का ही है। वह उपचुनाव की तारीख तय करता है, उपचुनाव का जो परिणाम आता है उसके आधार पर नए सदस्य को सदन में सदस्यता देता है। कोई भी विधेयक दो प्रकार का होता है, सरकारी विधेयक और निजी विधेयक। सरकारी विधेयक को मंत्रिमंडल के द्वारा प्रस्तुत किया जाता है और निजी विधेयक को सदन के किसी भी सदस्य के द्वारा तैयार करके प्रस्तुत किया जा सकता है। निजी विधेयकों के संबंध में अध्यक्ष का विशेष अधिकार है कि वह निजी विधेयक की परीक्षा के लिए सदस्यों में से ही किसी परीक्षक की नियुक्ति कर दे या एक समिति का गठन कर दे जो निजी विधेयकों की जांच करके उसे सदन के पटल पर पुनः रखेगा। इस प्रकार निजी विधेयकों के जीवन संबंधी जो अंतिम निर्णय है वो भी अध्यक्ष का ही होता है। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि कॉमन सभा के अध्यक्ष की या स्पीकर की शक्तियां अत्यंत महान हैं और अपनी शक्तियों के क्षेत्र में वह लगभग तानाशाह की स्थिति में है। उसकी शक्ति को कोई भी चुनौती देने वाली अन्य संस्था नहीं है और उसको केवल एक ही आधार पर उसको अपने पद से हटाया जा सकता है कि यदि सदन स्वयं उसमें मिल करके और अपने उसके विरुद्ध अविश्वास प्रस्ताव ले करके आ जाए। इस प्रकार यह कहा जा सकता है कि कॉमन सभा का जो स्पीकर है अपने पद की ऐतिहासिकता के कारण, अपनी विशाल शक्तियों के कारण, अपने निर्दलीय चरित्र के कारण और अपने उसका लंबा जो कार्यशैली का जो एक रिकॉर्ड है, उन सब के कारण उसकी शक्ति का आधार जो बहुत व्यापक हो गया है और वह जिस प्रकार के सदन में जिस प्रकार के तड़क भड़क वाले वस्त्र पहनता है वो वस्त्र भी उसकी शक्ति को बढ़ाने वाले साबित हुए हैं। कुल मिलाकर के ये कहा जा सकता है कि कॉमन सभा का स्पीकर पूरे दुनिया के लोकसभा अध्यक्षों में सर्वाधिक शक्तियों और सर्वाधिक गरिमा वाला स्पीकर है। उसके पद की जो निर्दलीयता है और वंस अ स्पीकर इज़ ऑलवेज अ स्पीकर का वहाँ पर जो अभिसमय चलता है, इस अभिसमय ने स्पीकर की शक्तियों को बहुत महान बना दिया है। धन्यवाद।